हेलो पी हंटर फैमिली। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और भाई लोग, मैं बता दूं कि कोई भी दिक्कत होने पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हो। और यार, हर एक आगे का या फिर पीछे का एपिसोड छूट चुका है, आप लोग लिंक नहीं पाए हैं, तो आप लोगों को भाई लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है जिसमें हर एक एपिसोड का लिंक रहेगा। और चैनल डिलीट हो जाता है, ये आप लोग जानते हो। इसीलिए भाई लोग, हम लोग जो वीडियो हैं बना रहे हैं उसको लिंक के थ्रू कर दिए हैं ताकि अनलिस्ट होने पर चैनल डिलीट ना हो। ओके, तो आप लोग ध्यान से स्टोरी सुनो। आई होप थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा, लेकिन भाई थोड़ा सा प्रॉब्लम होने से कुछ नहीं होता है। अब तक आपने सुना कि आयुष, जो अपनी और दिव्या की शादी की तैयारियां कर रहा था, वो इस बात से अनजान था कि पिशाच राज ने शादी रोकने के लिए अपनी सेना भेजने का फैसला किया था। अब आगे। बंसीलाल से दुल्हन का जोड़ा और श्रृंगार का सामान लेकर आयुष अपने घर पहुंच गया था। घर पहुंचने के बाद उसने सारा सामान अपने बिस्तर पर रख दिया और दिव्या को देखने लगा। दिव्या उस समय जानवरों की जीवन ऊर्जा सोख रही थी, जिनका शिकार आयुष दोपहर में करके लाया था। जब दिव्या ने अपना खाना खत्म किया, तब आयुष ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सामान तुम्हारे पिताजी ने दिया है। उन्होंने कहा कि ये उन्होंने तुम्हारी शादी के लिए बचा रखा था। ये सुनकर दिव्या के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, और अगर आंसू बहाने की शक्ति होती तो उसकी आंखों से आंसू भी निकल रहे होते। आयुष ने देखा कि दिव्या थोड़ी सी उदास हो रही थी, इसलिए मजाक करते हुए उसने कहा, ठीक है, बाकी सब तैयारियां तो हो गई, बस तुम्हारा और मेरा तैयार होना बाकी रह गया है। तुम कहो तो मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर दूं? इस पर दिव्या ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। अरे दिव्या, इसमें शर्माना कैसा? वैसे भी जल्दी ही हम दोनों की शादी होने वाली है। चलो, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। आयुष ने अपनी हंसी को काबू में करते हुए कहा। इसके इरादे दिव्या को बिल्कुल साफ दिख रहे थे। दिव्या ने तुरंत ही आयुष को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और कहा, बेशरम कहीं के, मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। इस पर आयुष ने फिर से अंदर घुसने की कोशिश करते हुए कहा, मुझे भी तो कपड़े बदलने हैं। लेकिन इससे पहले आयुष अंदर कदम रखता, दिव्या ने उसके कपड़े बाहर फेंक दिए और कहा, बाहर ही बदल लो। आयुष मुस्कुराता हुआ वहां से अपने कपड़े लेकर चला गया। दिव्या, जो घर के अंदर थी, उसके चेहरे पर भी मुस्कान थी, क्योंकि वो जानती थी कि आयुष ने अभी जो कुछ भी कहा वो उसका मन हल्का करने के लिए कहा था। अगर आयुष के मन में सच में ऐसा कोई इरादा होता तो वो उसके लिए शिकार करके नहीं लाता। सूरज ढल चुका था और आसमान में चांद चमक रहा था। चांद की रोशनी के बीच में आयुष के घर के पीछे एक अग्निकुंड रखा हुआ था, जिसकी अग्नि के सामने आयुष और दिव्या दोनों बैठे हुए थे। दिव्या की वजह से आयुष ने किसी पंडित को नहीं बुलाया था, तो वही मंत्र पढ़ रहा था। ये पहली बार था कि कोई दूल्हा अपनी ही शादी में मंत्र पढ़ रहा हो। शादी की विधियां शुरू हुई। आसपास के जंगल में से कई सारे जानवरों की आवाजें सुनाई देने लगी। आयुष ने जब ये देखा तो मन ही मन सोचा, ये अच्छा संकेत नहीं है, और दिव्या की तरफ देखा। उसके चेहरे पर भी चिंता दिख रही थी। दिव्या को महसूस हो रहा था कि कई सारी बुरी शक्तियां उनकी तरफ आ रही थी। उसने आयुष की ओर देखते हुए कहा, आयुष, मुझे लगता है दूसरे पिशाच इस तरफ आ रहे हैं। इस पर आयुष ने दिव्या को आश्वासन देते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैंने पहले ही इसके बारे में सोचा था, इसीलिए चंद्रहास को मध्य में रखकर पूरे मंडप के आसपास सुरक्षा कवच बनाया है। बाल पिशाच या कोई और पिशाच उस कवच को नहीं तोड़ पाएगा। हालांकि दोनों को मन ही मन में एक अजीब सा एहसास हो रहा था कि जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला था। आयुष ने शादी की विधियां आगे बढ़ाई ही थी कि तभी आसपास चारों तरफ खामोशी छा गई। उन दोनों ने अपने चारों तरफ देखा, लेकिन उन्हें कुछ नहीं दिखाई दिया, पर वो जानते थे कि वो सब आ चुके थे। देखते ही देखते आयुष और दिव्या के सामने कई सारी परछाइयां इंसानों जैसा रूप लेने लगी, लेकिन उनका शरीर धुएं जैसा था
और आंखों की जगह 2 लाल बड़े बिंदु दिख रहे थे। उन्होंने मंडप को चारों तरफ से घेर लिया था। उन्हें देखकर आयुष ने दिव्या से कहा, देखो तुम्हारे मायके वाले आ गए। दिव्या ने आयुष को आंखें दिखाते हुए कहा, मुझे तो ये तुम्हारे मेहमान लग रहे हैं। आयुष ने फिर से परछाइयों की ओर देखा। वे सैकड़ों की तादाद में थी और सभी ने मंडप को चारों तरफ से घेर रखा था। आयुष को नहीं पता था कि कवच कब तक इनको रोक पाएगा, इसीलिए उसने फैसला किया कि वो कवच से बाहर जाकर इनसे लड़ेगा। आयुष को खुद पर भरोसा था, क्योंकि ये सारी काली परछाइयां थी जो कि पिशाचों से कम ताकतवर थी। आयुष अपनी जगह से उठा और कवच की तरफ बढ़ते हुए कहने लगा, मुझे याद नहीं कि मैंने आप सबको न्योता भेजा था, माफ कीजिएगा, लेकिन आज मेरी शादी है, क्या हम ये फिर कभी करें? आयुष की बात सुनकर काली परछाइयों ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ आयुष और दिव्या को घूरने लगे। आयुष के अपनी जगह से उठते ही कुछ परछाइयों ने पीछे से दिव्या पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन कवच से टकराकर पीछे गिर गई और कुछ तो जलकर नष्ट हो गई। आयुष जो धीरे धीरे कवच से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ रहा था, उसने मंत्रोच्चारण शुरू कर दिए थे, लेकिन उसके मन में एक ख्याल आ रहा था कि अगर पिशाच राज हम पर हमला करना चाहता है तो उसने केवल काली परछाइयों को ही क्यों भेजा। ये बात कुछ समझ नहीं आई। मंत्रोच्चारण की वजह से आयुष के हाथों पर सुनहरी रोशनी इकट्ठा होने लगी। ये रोशनी किसी भी काली परछाई को छुएगी तो वो परछाई नष्ट हो जाएगी। ये मंत्र उसके दादाजी ने उसे सबसे पहले सिखाया था। आयुष कवच से बाहर आया और कई परछाइयों से लड़ने लगा। आयुष के बाहर आते ही काली परछाइयों ने उस पर एक साथ हमला कर दिया। वहीं दूसरी ओर आयुष के हाथ जहां जहां जाते वहां वहां काली परछाइयां नष्ट होती जाती। ये देखकर आयुष को पूरा यकीन हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि अक्सर काली परछाइयां काफी डरपोक होती है, लेकिन ये सब जानबूझकर उसके आगे मरने आ रही थी। आयुष को यकीन था कोई तो इन्हें काबू कर रहा था। काली परछाइयां सैकड़ों की तादाद में थी और आयुष उनसे लगातार आधे घंटे से लड़ रहा था। काली परछाइयों को मारना तो काफी आसान था, लेकिन वो काफी फुर्तीली थी, जिसके चलते आयुष थकने लगा। तभी अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर आयुष काफी हैरान रह गया। सारी काली परछाइयां एक एक करके गायब होने लगी और कहीं कोई नजर नहीं आ रहा था। एक बार फिर चारों तरफ सन्नाटा छा गया। आयुष ने पीछे मुड़कर देखा। दिव्या अभी भी कवच में बैठी हुई थी। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसका क्या मतलब था। क्या ये परछाइयां शादी के तोहफे के रूप में मेरे हाथ से मरने आई थी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आयुष ने मन में सोचा। आयुष अपने ख्यालों में ही खो रखा था और दिव्या की तरफ देख रहा था। तभी उसे दिव्या के चेहरे के भाव बदलते हुए दिखे। उसने अपना सिर घुमाया तो उसे एक बड़ा लाल मुक्का अपने चेहरे के पास दिखा। अगले ही पल आयुष अपने ही बने कवच से टकराया और फिर अग्नि कुंड में जा गिरा। लड़ाई काफी देर से चल रही थी, इसलिए अग्नि कुंड में अग्नि तो नहीं थी, लेकिन आयुष के गिरने की वजह से अग्नि कुंड टूट गया और राख चारों तरफ उड़ने लगी। दिव्या भी जल्दी से अपनी जगह से उठकर आयुष की तरफ जाने लगी, लेकिन आयुष ने उसे हाथ के इशारे से रोक दिया। उसने खुद को संभालते हुए और ऊपर उठते हुए कहा, तुम पीछे रहो और लड़ाई से दूर रहना। आयुष जानता था कि दिव्या अभी बहुत ज्यादा कमजोर थी। ना वो इंसान थी, ना वो पिशाच थी। ऐसे में उसका लड़ाई में पड़ना अच्छा नहीं था। आयुष ने अपने सामने खड़े पिशाच की तरफ देखा तो वो हैरान रह गया। उसके सामने एक बेहद खूबसूरत औरत खड़ी थी, जिसने लाल कलर की सादी साड़ी पहन रखी थी। उसके हाथों और पैरों के नाखून पर भी लाल कलर की नेल पॉलिश लगी हुई थी। उसके काले घने बाल कंधे तक आ रहे थे और उसकी काली आंखों में इतनी गहराई थी कि कोई भी डूब जाता। लेकिन आयुष इन सब बातों से हैरान नहीं था, बल्कि उस औरत को देखकर आयुष के मुंह से सिर्फ एक ही सवाल निकला, हेमा, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें तो मैंने मार दिया था। इस पर हेमा ने हंसते हुए कहा,
हाँ, तुमने मुझे मार दिया था, लेकिन वो हेमा का शरीर था। तुम परछाई को मारना भूल गए। अब ये मेरा नया शरीर है। पहले ये दिखने में अच्छा नहीं था, फिर मैंने इसे अपने पहले शरीर जैसा बना दिया। अच्छा लग रहा है ना? अब मेरी शक्तियां भी बढ़ गई हैं। कैसा लगा तुम्हें? तुम्हारी शादी का तोहफा। इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगी। आयुष उसकी बातें सुनकर बिल्कुल खामोश हो गया और मन ही मन सोचने लगा, ये हेमा नहीं है। हेमा एक सीधी साधी लड़की थी। जरूर हेमा की परछाई किसी दूसरे पिशाच के शरीर के साथ जुड़ी होगी। अगर सच में ऐसा है तो अब वो एक लाल पिशाच बन गई है और हेमा की शक्तियां दुगनी हो गई हैं। आयुष ने हेमा की तरफ देखते हुए कहा, तुम लाल पिशाच हो? तुमने किसी दूसरे पिशाच के शरीर पर काबू कर लिया है? बिल्कुल सही कहा। चलो क्यों नहीं इस बात पर दो दो हाथ हो जाएं। मैं कब से अपनी नई शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहती हूं। हेमा ने हंसते हुए कहा, लाल पिशाच बाल पिशाच के जितने ही शक्तिशाली होते हैं। ये लड़ाई आयुष के लिए आसान नहीं होने वाली थी। आयुष ने अपने पास पड़ी हुई चंद्रहास को उठाया और लड़ने को तैयार हो गया। अगले ही पल हेमा और आयुष एक दूसरे की तरफ दौड़े। हेमा ने अपने हाथों में काली शक्तियों को इकट्ठा किया और आयुष के साथ तलवारबाजी करने लगी। हेमा के हाथ नुकीले चाकू जैसे चल रहे थे और आयुष को जगह जगह पर घाव दे रहे थे। आयुष मंत्रोच्चारण कर रहा था, लेकिन हेमा का काला जादू काफी शक्तिशाली था। आयुष लगातार कमजोर पड़ रहा था, क्योंकि हेमा की तरह आयुष के पास कोई खास शक्तियां नहीं थी। उसकी तलवार भी अभी किसी आम तलवार की तरह थी। पिछली बार तो दादाजी की बची हुई शक्तियों की वजह से वो बच गया, लेकिन इस बार वो कैसे बचेगा? हेमा आयुष के साथ किसी खिलौने की तरह खेल रही थी। कभी उसे पेड़ पर पटकती तो कभी उसे जमीन पर। आयुष का शरीर जो पहले से ही बहुत मजबूत था, उस पर भी अब खून भरे घाव दिखने लगे। हेमा ने घायल आयुष को गर्दन से पकड़ा और फिर उसे दिव्या के कदमों में फेंक दिया। फिर आयुष की तरफ बढ़ने लगी। ये देखकर दिव्या आयुष के आगे आ गई और अपनी पूरी ताकत से लाल पिशाच मतलब हेमा पर हमला करने लगी। लेकिन हेमा ने एक थप्पड़ में दिव्या को हवा में उड़ा दिया और दिव्या दूर जाकर एक पेड़ से टकराकर नीचे गिर गई। उसके शरीर में अब और ऊर्जा नहीं बची थी। हेमा ने दिव्या की ओर देखते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा भी नंबर आएगा। इतना कहने के बाद वो फिर से आयुष की ओर देखने लगी। वहीं दूसरी ओर आयुष जो जमीन पर गिरा हुआ था, वो धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था कि काश मैं शक्तिशाली होता, कोई तो तरीका होता। सोच आयुष सोच। इतना सोचते हुए आयुष ने अपने हाथ में पड़ी चंद्रहास को देखा और फिर अपने सामने टूटे हुए मंडप में शादी के शगुन का चांदी का सिक्का देखा। ये देखकर आयुष को याद आया कि दादाजी ने बताया था, चंद्रहास में कई सारी शक्तियां हैं और हर शक्ति को जागृत करने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करना पड़ता है। उनमें से एक तरीका ऐसा भी था जिसमें चांदी के सिक्के को चंद्रहास पर रखकर एक मंत्र उच्चारण से उसकी शक्ति को जागृत किया जा सकता था। उस शक्ति का नाम प्रकाशम था। इस शक्ति के जागृत होने के बाद चंद्रहास का हर वार किसी जलती हुई तलवार जैसे बुरी आत्मा और पिशाचों के घाव को जलाएगा। आयुष ने बिना कोई वक्त गंवाए उस सिक्के को उठाया और चंद्रहास पर लगा दिया। फिर मंत्र का उच्चारण करना शुरू कर दिया। ये देखकर हेमा सीधा आयुष की तरफ बढ़ी। वो नहीं जानती थी कि आयुष क्या कर रहा था, लेकिन जो भी है वो उसे पूरा नहीं करने देगी। हेमा का हाथ आयुष की गर्दन पर पहुंचने ही वाला था कि हेमा ने देखा कि आयुष की तलवार फिर से उसके पेट की तरफ आ रही थी। ये देखकर वो मुस्कुराने लगी, क्योंकि उसे पता था कि तलवार का उस पर कोई असर नहीं होगा। हालांकि अगले ही पल हेमा को अपने पेट में बहुत ज्यादा जलन महसूस हुई और वो चिल्लाने लगी। उसने आयुष की ओर देखा तो आयुष के चेहरे पर एक मुस्कान थी। आयुष ने चंद्रहास की पहली शक्ति को जागृत कर दिया था। हेमा 2 कदम पीछे हटी।
एक बार फिर से हेमा और आयुष के बीच में लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन इस बार लड़ाई बराबर की थी और आयुष धीरे धीरे हेमा पर भारी पड़ रहा था। ये देखकर दिव्या भी काफी खुश थी। उसे लग रहा था कि इस तरह आयुष जरूर जीत जाएगा। तभी अचानक किसी ने पीछे से दिव्या के मुंह पर हाथ रख दिया और उसे उठाकर जंगल के अंदर लेकर चला गया। आयुष, जो हेमा से लड़ रहा था, उसे इस बात की कोई खबर नहीं थी। आखिर कौन दिव्या को उठाकर ले गया? क्या आयुष हेमा को हरा पाएगा या फिर कोई और उन दोनों के बीच में आ जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए पिशाच हंटर, सिर्फ पॉकेट FM पर।